आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 1 का एक पेपर देख रहे हैं जिसका नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और जिसका पेपर कोड है सीसी कॉम 102। हम लोग इस पेपर के मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इसके यूनिट 4 में पहुंचे हुए हैं और यूनिट 4 जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में बतलाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीगेट सप्लाई। हम लोग आज इस एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई पे हम लोग सबसे पहले इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसके कंपोनेंट्स को जानेंगे और फिर देखेंगे कुछ फैक्टर्स को जो एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करता है। छोटा टॉपिक है आज का हमारा, ये बहुत तुरंत समाप्त हो जाएगा। आप सभी लाइव बने रहेंगे, है ना। देखिए, आइए समझने का प्रयास करते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या है। कहता है कि जो देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एस कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, जैसे एग्रीगेट डिमांड को एडी कहते थे, रेफर करता है, रेफर्स टू मनी वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, किसको रेफर कर रहा? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना, उसके मनी वैल्यू को, है ना, मुद्रा मूल्य को रेफर करता है। दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। एकदम सिंपल है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? तो एग्रीगेट सप्लाई जो है, वस्तुओं एवं सेवाओं, जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनका मुद्रा मूल्य को ये रेफर करता है ना। मॉनेटरी मुद्रा मूल्य को रेफर करता है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या हुआ? मुद्रा मूल्य को रेफर कर रहा है ना। जो कि सारे प्रोड्यूसर्स, ऑल द प्रोड्यूसर्स एक निश्चित समय में एक इकोनॉमी में क्या करना चाहते हैं? वो सप्लाई करना चाहते हैं, आपूर्ति करने के लिए तैयार रहते हैं। बात को समझिए एकदम सिंपल टर्म्स में। ये कोई भी एक इकोनॉमी को ले लीजिए, एक निश्चित समय में एक इकोनॉमी में जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के जिस मात्रा को भेजना चाहते हैं ना इकोनॉमी में, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सारे प्रोड्यूसर्स के गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा, जो कि एक निश्चित समय में एक इकोनॉमी में वो भेजना चाहते हैं, उसके मॉनेटरी वैल्यू को, गुड्स एंड सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। एकदम सिंपल है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है भाई? तो मॉनेटरी वैल्यू है। किसका? तो गुड्स एंड सर्विसेज का। किसका है गुड्स एंड सर्विसेज? तो जो सारे प्रोड्यूसर्स भेजना चाहते हैं किसी इकोनॉमी में, सप्लाई करना चाहते हैं किसी इकोनॉमी में एक निश्चित समय में। ठीक है। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स, ध्यान दीजिएगा, जब हम एग्रीगेट सप्लाई को फिजिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कहता है इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, उसका जो टोटल आउटपुट है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल आउटपुट है, बस उसी को कहता है एग्रीगेट सप्लाई। अगर फिजिकल टर्म्स में बात करें तो टोटल आउटपुट, है ना, टोटल आउटपुट। किसका टोटल आउटपुट? तो गुड्स एंड सर्विसेज का किसी इकोनॉमी में, उसी को कह देता है क्या चीज? एग्रीगेट सप्लाई। कोई कहे कि फिजिकल टर्म्स में बात कीजिए तो एग्रीगेट सप्लाई का, तो कहेंगे फिजिकल टर्म्स में जब हम बतलाएंगे एग्रीगेट सप्लाई को, तो टोटल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा। क्या चीज का टोटल आउटपुट? तो गुड्स एंड सर्विसेज का। किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल आउटपुट होगा ना, उसी को हम कह देंगे एग्रीगेट सप्लाई। आइए थोड़ा एक्सप्लेन करें।
we know that value of total output is distributed to factors of production in the form of रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। देखिए आप पहले पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आप पढ़े हुए हैं, हम लोग सभी जानते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो जो आप कह रहे हैं, लैंड को क्या जाएगा, रेंट जाएगा, रेंट जाएगा ना, लेबर को क्या जाएगा, वेजेज जाएगा, कैपिटल को क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा, और एंटरप्रेन्योर क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। तो ये जो हमारा जो आउटपुट का जो वैल्यू होता है, वी नो दैट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, जो हमारा आउटपुट है उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, वो बट जाता है किस में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। जो आपका उत्पादन हुआ है उसका जो टोटल वैल्यू है, तो ऐसे समझिए ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप सब जान रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारे का कुछ ना कुछ रिवार्ड है, रिवार्ड, पारिश्रमिक। कह रहे हैं ना कि जैसे कि लैंड को रेंट दे दिए, लेबर को वेजेस दे दिए, आपका ये कैपिटल को इंटरेस्ट मिला, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया। तो ये जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रिवार्ड है, मतलब एक तरह से जो उत्पादन हो रहा है उसका जो टोटल वैल्यू है उत्पादन, वो तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ही बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है, बटेगा। दी सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम्स, ये जो फैक्टर है उसका जो इनकम क्या है, फैक्टर का इनकम क्या होगा, वही कह रहे हैं कि लैंड को रेंट मिल गया, लेबर को वेजेस मिल गया, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल गया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया। ध्यान दीजिएगा, इस यहां से ध्यान दीजिए, दी सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर्स इनकम एट डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम। ये भी आप पढ़े हैं, जो आपका जो डोमेस्टिक लेवल पे the sum total of the sum total of these factors income, ये जो फैक्टर इनकम है इसका जो सब टोटल करते हैं ना डोमेस्टिक और नेशनल लेवल पे, तो उसी को तो आप जानते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, ये जो फैक्टर इनकम है वो डोमेस्टिक लेवल पे इसका जो टोटल करते हैं, ये नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम, यही ना पढ़े हैं आप लोग। The sum total of these factor incomes, ये जो मिला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवार्ड मिला, तो इसको जो डोमेस्टिक लेवल पे जो कहते हैं, जो नेशनल लेवल पे बात करते हैं, इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई, जो एग्रीगेट सप्लाई है, एंड नेशनल इनकम NI आर वन एंड द सेम थिंग। ध्यान दीजिएगा, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वल हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, नेशनल इनकम के। क्यों, क्योंकि ये जो आप एग्रीगेट सप्लाई में हम अभी बतलाए ना कि जो आपका जो आउटपुट है, वो आउटपुट का जो टोटल वैल्यू है वो बढ़ जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल, और कैपिटल लैंड में, लेबर में, कैपिटल में और एंटरप्रेन्योर में। ये जो भी आउटपुट का जो टोटल वैल्यू है, कुछ रेंट को के लिए गया, कुछ वेजेज के लिए गया, कुछ इंटरेस्ट को गया, कैपिटल का इंटरेस्ट मिला, और कुछ प्रॉफिट के तौर पर एंटरप्रेन्योर को मिला। तो इसको जब हम जोड़ते हैं ना तो ये नेशनल इनकम के बराबर हो जाता है। तो यानी कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर है। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्रीगेट सप्लाई जो है ना इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक फाइनल सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का एक दूसरा नाम है डोमेस्टिक फाइनल सप्लाई। तो मीनिंग क्लियर है ना, आसान है, एकदम सिंपल सा था। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू है, ये जो एग्रीगेट सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू को रेफर करता है ना, और जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं एक निश्चित समय में क्या करते हैं, एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में सप्लाई करना चाहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लायर्स हैं, जो सारे सप्लायर्स हैं, जो एक इकोनॉमी में सप्लायर्स लोग भेजना चाहते हैं एक निश्चित समय में, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा उसी को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, पढ़ लीजिएगा फिर से एक बार। अब आइए, जो सेकंड टॉपिक है आज का हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, है ना,
तो इसको देखिए कैसे हम लोग ये घूम फिर के आएगा। द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम is spent on consumption of goods and services and the balance is saved। आप सभी जानते हैं ये जो नेशनल इनकम है इसका जो मेजर पार्ट है, नेशनल इनकम का जो मेजर पार्ट है वो क्या हो जाता है, वो स्पेंट हो जाता है क्या चीज़ में, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन में लग जाएगा और कुछ बच जाता है ना, कुछ बच जाता है। इट मीन्स नेशनल इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड। जो नेशनल इनकम है वो या तो कंज्यूम हो जाएगा किसी भी इकोनॉमी में, या तो खर्च हो जाएगा या फिर कुछ बचेगा। सो नेशनल इनकम जो होगा वो किसके बराबर हो गया, कंजम्पशन और सेविंग के बराबर हो गया। नेशनल इनकम को अगर हम तोड़े तो कंजम्पशन प्लस सेविंग है ना। तो ये जो नेशनल इनकम है जो कि अभी अभी ऊपर में आप देखे हैं, नेशनल इनकम किसके बराबर होता है, यहाँ देखिए एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। तो कह सकते हैं ना हम लोग कि जो नेशनल इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा और ये कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होगा। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई में दो कंपोनेंट है, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग, है ना। कंजम्पशन एंड सेविंग जो कि नेशनल इनकम के कंपोनेंट हैं और वही आपका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट है। आइए नेक्स्ट समझे, आगे हम लोग चले। और जो लास्ट टॉपिक आज का हमारा है यह है फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को हम दो कैटेगरी में बांट करके यहाँ पे स्टडी किए हैं, दो भागों में बांटे हैं। एक है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और एक है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन ये तो शुरू से ही बात करते आ रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन है, लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है। इसीलिए आइए डायरेक्ट चलते हैं, सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करने वाले पहला फैक्टर जो है अवेलेबल लैंड एंड रॉ मटेरियल्स। एक चीज बताइए, आप प्रोड्यूसर हैं, आप उत्पादन करना चाहते हैं, तो क्या बिना लैंड या बिना रॉ मटेरियल के या उनके उनके जो जिस मात्रा में वो अवेलेबल है, जमीन ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, क्या उत्पादन करेंगे आप। है भी तो बहुत कम है, उत्पादन कम होगा। भरपूर मात्रा में है लैंड और रॉ मटेरियल, एकदम एडिक्वेट मात्रा में भरपूर है, बढ़िया से उत्पादन होगा। तो जो अवेलेबिलिटी की बात कर रहा, ये जो अवेलेबल होंगे लैंड और रॉ मटेरियल्स, क्या ये प्रभावित नहीं करेंगे ये एग्रीगेट सप्लाई को, करेंगे। प्रोड्यूसर को अगर अच्छे ढंग से ये सब मिल जाए, ये रॉ मटेरियल और लैंड, तो इजीली मिलेगा तो इजी वे में उत्पादन करेगा, कम कॉस्ट में मिलेगा, कम कॉस्ट पड़ेगा। तो ये लैंड और रॉ मटेरियल का जो अब ये जो लैंड और रॉ मटेरियल का जो उपलब्धता की हम बात कर रहे हैं, ये प्रभावित करेगा एग्रीगेट सप्लाई को। नेक्स्ट, क्वांटिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर जो है, आप जानते हैं ना, उत्पादन का एक बहुत मतलब कि एक्टिव सोर्स है, एक्टिव फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये एकदम एक्टिव फैक्टर है ना लेबर। इसके बिना हम लोग उत्पादन का सोच ही नहीं सकते, बिना लेबर का कहाँ से उत्पादन होगा। तो लेबर का क्वांटिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, ये दोनों ही एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करता है। आप जैसे जहाँ पे प्रोडक्शन के काम, मान लीजिए आप सप्लायर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर है, आप जहाँ उत्पादन करना चाहते हैं वहाँ पे लेबर जो है मिल ही नहीं रहा है, कम मात्रा में है ना। आपको चाहिए हजार लेबर की आवश्यकता है, वहाँ मिल ही नहीं रहा आपको लेबर, 200 लेबर मिल रहा है, बाद बाकी बाहर से लाना पड़ रहा, तो कॉस्ट भाग जाएगा, नहीं पाएगा। और अगर मान लीजिए आपको पर्याप्त मात्रा में लेबर मिल जाए और जो लेबर मिले वो उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, उत्पादकता काफ़ी अच्छी है, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनती हैं, तो लेबर का क्वांटिटी
और लेबर की प्रोडक्टिविटी, ये दोनों एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल, क्वांटिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, सेम चीज है। जिस तरह से लेबर में बात किए उसी तरह से कैपिटल में भी यही सेम चीज लागू होगा। आपको कैपिटल कैपिटल जितना रिक्वायरमेंट है, आपको कैपिटल, वो कैपिटल इजीली मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है। मतलब जो पैसा चाहिए आपको बैंक से आसानी से मिल जाता है, कम रेट पे मिल जाता है, बढ़िया से उत्पादन होगा, आप उत्पादन करेंगे। आप कैपिटल के लिए पैसा पैसा बैंक से लेने गए लोन, और वो रेट बहुत हाई है, आप पैसा बहुत नहीं ले पाइएगा क्योंकि हाई रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उत्पादन भी कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, तो एग्रीगेट सप्लाई तो हैम्पर करेगा करेगा ना। और उसकी उत्पादकता, कैपिटल की उत्पादकता, आपको कैपिटल अगर मान लीजिए मिल भी गया तो आप कितने इफेक्टिव तरीके से कैपिटल को यूज करते हैं उत्पादन में, है ना। ये दोनों ही, क्वांटिटी और प्रोडक्टिविटी, जिस तरह से लेबर का इफेक्ट किया उसी तरह से कैपिटल का भी इफेक्ट करेगा, पक्का करेगा, है ना। कैपिटल मिल रहा, नहीं मिल रहा, मिल रहा तो किस रेट पे मिल रहा है, ये सब अफेक्ट करेगा एग्रीगेट सप्लाई को। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट विच अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। आप तो जान ही रहे ना, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गया आजकल, सब कुछ। अगर अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ये अच्छे ढंग से हो, बढ़िया से टेक्नोलॉजी काम करे, तो क्या ये अफेक्ट नहीं करेगा प्रोडक्टिविटी को और आउटपुट को? करेगा। अगर टेक्नोलॉजी बढ़िया हो तो आउटपुट भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड है, टेक्नोलॉजी ही पुरानी है ना। तो आपका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट भी कम होगा, उसका प्रोडक्टिविटी भी कम होगा। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमी। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो लेवल है, जो कह ले एक तरह से उनकी क्या सोच कह ले, नॉलेज कह ले, है ना, उनका विजडम कह ले, उनका विवेक कह ले, जो कह ले, है ना, वो किस तरह के एंटरप्रेन्योर हैं, वो रिस्क बियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रिस्क बियर करने की क्षमता कितनी है उनमें। एक इकोनॉमी है, किसी भी इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उत्पादन ज्यादातर इन्हीं लोग पे डिपेंड करता है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर का जो लेवल है, लेवल मतलब किस तरह के हैं, वो रिस्क बियर करेंगे नहीं करेंगे, तो ये भी एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क बियर करने की क्षमता उनमें काफ़ी अधिक है, मान लीजिए, तो काफ़ी अधिक है, तो उत्पादन होगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। रिस्क बियर करने का क्षमता है ही नहीं, डरते हैं लोग, तो उत्पादन कहाँ से होगा? तो एग्रीगेट सप्लाई भी कम होगा। तो ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स थे। अब आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, है ना। पहला है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का प्राइस, जैसे ऑयल, फूड, मेटल्स, ये सब रॉ मटेरियल हैं। मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, और जो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, अभी आप परचेज करने गए और जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसका प्राइस महंगा मिल रहा है, कम खरीदेंगे, उत्पादन में कम लगाएंगे तो उत्पादन भी कम होगा। इजिली मिल गया, आसानी से मिल गया, कम कीमत में मिल गया, बल्क में खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, अच्छे से उत्पादन करेंगे, मेरा कॉस्टिंग भी कम आएगा और उत्पादन भी मेरा बढ़ेगा, ठीक ना। प्राइस अफेक्ट करेगा, प्राइस तो पक्का अफेक्ट करेगा। आप ही देख लीजिए ना, आप कुछ परचेज करने जाते हैं, अगर बहुत महंगा मिलता है बाजार में तो तुरंत आप क्वांटिटी घटा देते हैं। क्वांटिटी घटाइएगा तो समझ लीजिए आपका उत्पादन क्या होगा? कम होगा। कॉस्ट ऑफ लेबर, ध्यान दीजिएगा, लेबर का कॉस्ट, ये जो लेबर है, जिस तरह से मटेरियल का कॉस्ट अफेक्ट करेगा एग्रीगेट सप्लाई को,
शॉर्ट रन में, उसी तरह से लेबर का कॉस्ट भी शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करेगा। हमको हमको कुछ लेबर की आवश्यकता है। हम लेबर लोग से बात करते हैं, उनका रेट बहुत हाई है, मान लीजिए जो काम करने वाले मजदूर हैं वो हाई रेट पे अवेलेबल है। तो हाई रेट पे अवेलेबल है तो कम मजदूर लगाएंगे, कम मजदूर लगाएंगे तो उत्पादन भी मेरा कम होगा। उत्पादन कम होगा तो क्या अफेक्ट नहीं हुआ आपका एग्रीगेट सप्लाई? हुआ। लेबर लेबर जो है मान लीजिए सस्ता है, जिस जगह पे हम प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं वहाँ का लेबर जो है सस्ता है, आसानी से हमको लेबर मिल जाता है, कम कीमत पे मिल जाता है। लेबर लगाएंगे जितना हमको ज़रूरत है, जितना हमको ज़रूरत है आसानी से लगा लेंगे, कम कीमत पे मिल लगा है, बढ़िया से काम होगा, लेबर भी मेरा जितना हमको ज़रूरत है उतना लगाए हैं तो मेरा उत्पादन ठीक ठाक होगा। तो ये एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करेगा, कॉस्ट ऑफ लेबर। और लेवल्स ऑफ टैक्स एंड सब्सिडीज, ये जो टैक्स का जो लेवल है, सब्सिडीज है, मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, सीधे सीधे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है रिगार्डिंग टैक्स एंड सब्सिडीज, ये भी अफेक्ट करेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है ना वो कम रेट से टैक्स लेता है, कम रेट से टैक्स लेता है तो एंटरप्रेन्योर लोग अच्छे से और मन लगा, कोई पैसा देना चाहता नहीं ना है। तो अगर टैक्सेशन का जो रेट है वो कम है, मुनाफा अच्छा होगा, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर उस तरह के इंडस्ट्री में इन कर जाएंगे जहाँ पे टैक्सेशन मान लीजिए कम है, ठीक ना। या गवर्नमेंट गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है ना, गवर्नमेंट आर्थिक सहायता कुछ दे देती है। तो जिस तरह के इंडस्ट्री में इस तरह का मान लीजिए प्रोविजन है, मान लीजिए टैक्सेशन कम है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो नए नए एंटरप्रेन्योर इन कर जाएंगे। नए नए एंटरप्रेन्योर जहाँ इन करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा आपका, बढ़ेगा। और ठीक अपोजिट कर दीजिए, ये टैक्स रेट मान लीजिए ज़्यादा है, सब्सिडी है ही नहीं, तो भाई इस तरह के इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो नहीं इन करना चाहेंगे, है ना, डर जाएगा लोग शुरू में ही। तो जब नहीं इन करेगा प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर तो आउटपुट क्या होगा, कम होगा। तो ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स थे। टॉपिक आज का काफ़ी आसान था, आपको, हमको लगता है कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से प्ले करके सुन लेंगे, आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको अगर ये मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।